नमस्कार सभी जो आपका हिमाचल महाभंडारा कोर्स में बड़ भाई स्वागत। आज के इस इकोनॉमी के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी लगान। लगान पिक्चर नहीं जी, लगान टैक्स से हिंदी में कर भी कहा जाता है, कर। क्या होता है जी कर? हमें पता होना चाहिए टैक्स एंड फीस में क्या डिफरेंस होता है। Let's jump into it very quickly. What is tax, sir? Tax is the core of government's fiscal policy. खर्चे वाली जो हमने कल करी थी, खर्चा और कमाई वाली, प्लीज देख लेना उस वीडियो को। It is the core of government policy, fiscal policy to collect taxes. कमाई तो यहीं से करेंगे and use them for public purpose, ही हम लोग कर चुके हैं। टैक्स है क्या जी? अब इधर देखो ध्यान से, पेमेंट कंपल्सरीली कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स और फर्म्स बाय द गवर्नमेंट। टैक्स क्या है जी? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, वेयर एज फी इज एन ऑप्शनल पेमेंट। मर्जी है आपकी, जिम की फीस लगा लो, अगर आपने जिम जाना है तो फी दे दो, नहीं जाना ना दो, आपकी मर्जी है। बट टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। आपने 2.5 लाख से ज्यादा इनकम कमाई है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो जो भी आपका एक नया पैसा भी 2.5 लाख के ऊपर एक साल में है वो बेसिकली काला पैसा है जी, राइट? सो व्हाट इज टैक्स? इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय कलेक्टेड बाय whom? बाय द गवर्नमेंट, राइट? और टैक्स सर दो तरीके के हो सकते हैं। टैक्स कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये समझने वाली बात है। डेफिनेशन तो कोई भी बना के लिख देगा सर कॉपी पेस्ट करके, बट समझने वाली क्या बात है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स सेम बंदे पे लगता है, इम्पोज्ड ऑन सेम पर्सन एंड पेड बाय सेम पर्सन। अब इसका मतलब सर समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था भाई, कोई बात नहीं। सो व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, राइट? अब इनकम टैक्स में क्या है? सपोज मैंने साल में 10 लाख रुपया कमाया जी, फॉर एग्जांपल 10 लैक्स कमा लिया। अब ये 10 लैक्स में मेरे को 20% टैक्स देना है। 10 लैक्स का 20% कितना हुआ जी? सी साइड वाले लोग बताओ प्लीज। 20% इज 2 लैक्स। मुझे खुद अपनी टैक्स रिटर्न एंड टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू हायर माई सेल्फ और हायर रिप्रेजेंटेटिव, जो हम सीए हायर करते हैं, तो हमें टैक्स खुद देना पड़ेगा जी। वेयर एज इन इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात कर रहे थे हम। इनडायरेक्ट, सपोज आप ब्रेड लेने गए जी, 10 रुपए की ब्रेड है, उस पर 2 रुपए टैक्स लगा है। दुकान वाले को आप ये थोड़ी कहते हो ये ले भाई 10 रुपए तेरे और 2 रुपए मैं जमा कराऊंगा कहीं और। तो आप तो पूरे 12 रुपए देते हो। बॉर्न कौन कर रहा है? कंज्यूमर। 2 रुपए किसने दिए? कंज्यूमर ने। और जमा कौन करा के आ रहा है? somebody else. It is generally either the producer or the seller, but not the consumer. पैसे भरे किसने? कंज्यूमर ने। बट जाके कौन दे के आया? पे किसने करा? किसी और बंदे ने। इनडायरेक्ट टैक्सेस भरा इसने पर लगा इस पे, इसलिए इनडायरेक्टली इस पे लगा जी, कंज्यूमर पे। एंड डायरेक्ट टैक्सेस जिस पे लगा उसी ने भरा। जो करेगा वही भरेगा इज, ध्यान रखना, जो करेगा वो भरेगा इज डायरेक्ट टैक्स। तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं सर। अ डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम और प्रॉफिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इनकम या प्रॉफिट पे लगता है, ध्यान रखना, दोनों इनकम या प्रॉफिट। इनकम इंडिविजुअल की होगी, प्रॉफिट कंपनी या बिजनेस का हो गया, इंडिविजुअल और कंपनी रिस्पेक्टिवली। द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल ऑन द इंडिविजुअल और कंपनी पेइंग द टैक्स एंड दिस कैन नॉट बी पास्ड ऑन, राइट? आप खुद की इनकम ये नहीं कह सकते टैक्स मेरे चाचे से ले लेना, चाचे से नहीं, आपको ही देना पड़ेगा सर। वेयर एज अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स, सर इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। पहली बात, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल पे लगता है, वो कहाँ लग रहा था? इनकम एंड प्रॉफिट पे। ये कहाँ लग रहा है? इंडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। एंड द रियल बर्डन ऑफ सच टैक्स इज नॉट बोर्न बाय द इंडिविजुअल और फर्म पेइंग इट, बट इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, जो हमने ब्रेड वाले एग्जाम्पल में देख लिया सर। So then, for example, excise duty, custom duty, etc.
इज इनडायरेक्ट टैक्स, बट ये लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्स अब कहां सब्स्यूम हो गए हैं? जीएसटी। ये जीएसटी क्या होता है सर? ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम करके, अपने बीच में अज्यूम करके, एक देश के लिए एक मार्केट और एक टैक्स बनाया गया जी। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। So GST is an indirect tax that has subsumed taxes like excise duty, custom duty, sales tax, VAT. So indirect tax basically क्या है? सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पे लग रहा है। पहले मैन्युफैक्चर पे लग रहा था एक्साइज ड्यूटी, सेल पे लग रहा था सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, राइट? बट अब हमने क्या कर दिया, सारे हटा के एक टैक्स लगा दिया जी, जीएसटी। सो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, वी नो दैट। जीएसटी की डिटेल में भी बात करेंगे, डोंट वरी, यहीं से खत्म नहीं करूंगा। बट अभी हमने क्या समझा है, टैक्स दो तरीके का है। टैक्स है क्या? कंपलसरी पेमेंट, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है सर। सो गोइंग अहेड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकी नेचर में क्या फर्क होता है जी? डायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। इनडायरेक्ट को ऐसा नहीं बोला जाता। अगर इनडायरेक्ट ज्यादा हो टैक्सेशन में तो उसे रिग्रेसिव टैक्सेशन बोला जाता है। ऐसा क्यों है जी? समझते हैं इस बात को। सो अब अंबानी ने कमाए जी 1,000 करोड़ रुपए। लेट्स से, कम सिंप्लीफाई करते हैं मैथमेटिक्स को, लेट्स से भी 100 रुपए अंबानी ने कमाए, और अंबानी के कंपैरिजन में हमने कमाए 10 रुपए भी नहीं कमाए, बट चलो सिंपल मैथमेटिक्स के लिए 10 रुपए। सो 10 रुपए वाले को अपने 10 रुपए पे लेट्स से 10% टैक्स देना पड़ रहा है, 1 रुपया टैक्स दे दिया। अंबानी को 40% टैक्स देना है जी, 40 रुपए देने। सो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, आप स्लैब देखते हो ना, 2.5 लाख तक 0 टैक्स, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक 10 से 20%। ऐसी कुछ स्लैब है इंडिया की। ऑल्दो ये 5 से 10%, 0% चेंज होता रहता है, बट जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जिसे वाई से मानते हैं हम, वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्स परसेंट बढ़ता जाता है। सो जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आपको टैक्स में देना पड़ेगा। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अगर अंबानी है या फिर कोई और रिच मैन है, रिच मैन, so he has to give higher percentage of tax, whereas the poor man up till 2.5 will not be charged and has to pay lesser even after 2.5 lakhs. So what are we doing? Essentially we are charging the rich man more and poor man less. So isn't this equity? कि अमीर बंदे से ज्यादा लेना, गरीब से कम। On the other hand, indirect tax देखो सर, indirect tax, अब आप ब्रेड लेने गए, चाहे आप साइकिल पे जा रहे हैं चाहे मर्सिडीज पे जा रहे हैं, अगर 12 रुपए की ब्रेड है तो 12 रुपए की है दोनों के लिए। अगर 2 रुपए टैक्स है तो दोनों के लिए 2 रुपए। चाहे मर्सिडीज वाला बंदा करोड़ रुपए महीना कमाता है, चाहे साइकिल वाला बंदा 1,000 रुपए महीना कमाता है, बट दोनों को टैक्स कितना लगा? 2 रुपए। सो प्रपोर्शन ऑफ इनकम पे ज्यादा टैक्स किसको लग गया? इसकी इनकम कम है, बेचारे के पास पैसे कम है, तो इसने भी 2 रुपए टैक्स दिया, एक करोड़ों वाले ने भी 2 रुपए टैक्स दिया। सो हमने इन इफेक्ट इनडायरेक्टली वैसे तो बराबर लिया 2 रुपए, बट गरीब पे प्रपोर्शन ऑफ इनकम के हिसाब से ज्यादा टैक्स लगा दिया। सो अगर हम ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करते हैं, लेट्स से देश में 100 रुपए टैक्स इकट्ठा होता है, उसमें से लेट्स से 60 रुपए इनडायरेक्ट है एंड 40 रुपए डायरेक्ट है जी। सो अब हम क्या देख चुके हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में गरीब को इन इफेक्ट ज्यादा टैक्स पड़ता है। सो वैसे इक्वल पड़ता है, बट इन इफेक्ट इफ यू सी द इफेक्ट, सो इफ आउट ऑफ द टोटल टैक्सेशन, इफ more is the percentage of indirect, then the taxation system is called regressive, sir. regressive taxation, because आप अमीर गरीब में फर्क नहीं कर रहे, आप गरीब से भी उतना ही टैक्स ले रहे हो जो उसको महंगा पड़ रहा है सर। इन कॉन्ट्रास्ट अगर डायरेक्ट टैक्स उल्टा हो कि 60 रुपए डायरेक्ट से आ रहे हैं जी और 40 रुपए इनडायरेक्ट से आ रहे हैं, सो अब इसमें क्या है, गरीब कम दे रहा है टैक्स और अमीर ज्यादा दे रहा है। So this is called progressive taxation. This will lead to what? This will lead to redistribution of income. How? Because tax will be collected and then spent for welfare. So गरीब का पैसा नहीं, अमीर का पैसा गरीब के वेलफेयर में काम आ रहा है. So this will lead to progressive taxation. And one more thing,
what is mentioned over here, automatic stabilizers. सर इस पे ध्यान देना, automatic stabilizers. When the economy grows, there is inflation. Wages rise, people move to higher tax brackets and pay more taxes, which reduces their spending on goods and services, thus stabilizing prices. So ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर, इसको समझते हैं. Wages, अब inflation आ गई, इन्फ्लेशन की वजह से वेजेस हाई होगी, वेजेस हाई होगी. अब वेजेस हाई हुई तो वो टैक्स ब्रैकेट भी हायर में चलेगी. इससे पहले उन्हें 5% टैक्स देना था, आज उन्हें 10% देना पड़ता है. ये कल भी हमने कंसेप्ट करा था फिस्कल ड्रैग, उससे सिमिलर है. सो अगर वो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, 10% देना पड़ रहा है, सो डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली वुड एक्ट एज अ स्टेबलाइजर ऑफ इन्फ्लेशन. कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ तो रही थी और डिमांड भी भागे जा रही थी, बट अब हमने क्या करा, डिमांड भागने की वजह से प्राइस भी भागे जा रहे थे कि बहुत ज्यादा डिमांड है. जैसे बीच में अभी आपने पैंडेमिक में देखा होगा, सैनिटाइजर वो बच्चा है जिसको, जैसे कहते हैं, जोक भी बना था कि सैनिटाइजर वो बच्चा है जिसे स्कूल में कोई नहीं पूछता था, बट अब उसकी सरकारी नौकरी लग गई है ना. सो क्या हुआ, सैनिटाइजर के प्राइसेस एकदम से शूट अप करके, क्योंकि डिमांड बहुत हाई थी. सो जब शूट अप कर रहे हैं, शूट अप प्राइसेस कर रहे हैं, डिमांड हाई है तो प्राइसेस शूट अप कर रहे हैं, बट हमने क्या करा, हमने वेजेस इंक्रीज हो रही है इन्फ्लेशन के साथ, तो टैक्स ब्रैकेट भी इंक्रीज होगी, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स में तो अकॉर्डिंग टू इनकम बढ़ेगा टैक्स. सो टैक्स जब बढ़ गया तो डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हमने कल एक्सप्लेन करा था, खर्चने वाली इनकम कम हो गई जी. सो इस वजह से डिमांड कम होने लग गई, बिकॉज लोगों के पास पैसा ही नहीं था. डिमांड कम हुई तो फिर प्राइस भी कम होने लग गया सर. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हो गया डायरेक्ट टैक्स. सो डिराइव्ड आंसर ये आ सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस आर स्टेबलाइजर्स ऑफ इन्फ्लेशन. और इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेगा, दे जनरली डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिच एंड पुअर एंड दे कैन बी कंसिडर्ड एंटी ग्रोथ एंड एंटी इक्विटी. सर एंटी ग्रोथ एंड एंटी इक्विटी, ये आप लोग बताओ मुझे कि इनडायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन पे क्या असर हो. यू टेल मी दिस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इन्फ्लेशन? इज इट गुड और नॉट? चलो यहां पे लिखा हुआ है, देखो, दैट indirect tax also contribute to inflation and may dent savings and demand further. So indirect tax क्या करेगा, जो ब्रेड 10 रुपए की थी उस पर 2 रुपए टैक्स लग रहा था, 12 की थी, महंगाई बढ़ी, ब्रेड 20 रुपए की होगी, टैक्स उस पर 4 रुपए और लग गया जी, तो ये 24 की होगी. और महंगाई बढ़ी, ब्रेड 40 की होगी जी, तो इस पे टैक्स ही अपने आप 8 रुपए हो गया. तो ये तो कंट्रीब्यूट करता जा रहा है सर महंगाई को. So indirect tax contributes or has a negative effect on inflation, or let's say it breeds inflation further. Please remember these two things, right? So going further, with overall tax collections of both center and states are taken into view. So हमने ये बात कर चुके हैं हम लोग, progressive and regressive taxation क्या होता है. I hope you are clear with that. और अभी इंडिया की जीएसटी लगने के बाद से, while collections from direct taxes have risen, but their contribution to India's total tax revenue has fallen because indirect tax ज्यादा तेजी से बढ़ा है. क्यों बढ़ा है जी, यहाँ पे देखते हैं. The reason for surge in indirect taxes, सर्विस टैक्स बेस इंक्रीज हुआ था, और अब जब से जीएसटी लगा है तो बेटर कंप्लायंस हो रही है. एंड देयर वाज अ टेम्पररी रीजन एज वेल, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस फॉलिंग हो गए, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्साइज ड्यूटी बहुत बढ़ा दी, आज भी बढ़ी हुई है एक्साइज ड्यूटी, राइट. पेट्रोलियम पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता, वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी लगती है ना. सो 2-3 कारण है जी इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत तेजी से बढ़ने के. एक है जीएसटी, दूसरा है जी क्रूड ऑयल प्राइसेस का गिरना और सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी, एंड बेटर कंप्लायंस बिकॉज ऑफ जीएसटी और सर्विस टैक्स बेस को बढ़ाना, राइट. सो बट इज दिस गुड, इज दिस प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव? इनडायरेक्ट टैक्स अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कम रह जाएगा, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है देश के लिए? Then next comes, please answer my question in the comment section, sir. You are not answering and I am not motivated by your behavior. So next comes the tax to GDP ratio. Simple सी बात है, tax is to GDP.
सो व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज पर्सनल इनकम राइज। पहले हमारे दादाजी के जमाने में एक ऑफिसर की भी कमाई 1200 रुपये महीना होती थी, और आजकल तो एक ऑफिसर के बाहर बैठे पीएन की कमाई भी 35,000 से लेके 40,000 रुपये महीना है। So look at the rise in income. So when the economy grows, personal income rises, that we have seen, and so do corporate profits. जो अंबानी उस जमाने में शायद उसके पिताजी धीरू भाई 1,000 करोड़ कमाते थे, 10,000 करोड़ कमा रहे हैं मुकेश भाई अंबानी, राइट। सो हर चीज बढ़ रही है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है और इनकम्स इंक्रीज कर रही है सर। एंड ऑल ऑफ दिस लीड्स टू व्हाट? दे ऐड टू टैक्स कलेक्शन, राइट। सो जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगा, सो जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो लोग हायर टैक्स में जाते रहेंगे। प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो लोग ज्यादा टैक्स देंगे, ज्यादा चीजें बिकेंगी तो इनडायरेक्ट टैक्स भी ज्यादा होगा। सो जीडीपी बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। दिस, जब जीडीपी बढ़े और साथ में टैक्स भी बढ़े तो हम इसे कहते हैं टैक्स बायोन्सी। बायोन्सी एक फिजिक्स का भी सर कंसेप्ट है, अभी फिजिक्स शुरू होने वाली है आफ्टर बायोलॉजी, केमिस्ट्री हमारी हो चुकी है। सो बायोन्सी हम वो बात करेंगे वहां पे फिजिक्स में, बट यहाँ पे टैक्स बायोन्सी क्या है? जीडीपी के बढ़ने के वजह से टैक्स कलेक्शन का भी बढ़ना is called tax buoyancy. When we add the taxes and duties of state and local bodies, India's tax to GDP ratio becomes 16.6. So tax to GDP 16.6 है, but ये बहुत कम है, relatively low ratio, because in India, because we are developing country, there is a large informal sector. Agriculture से हम टैक्स लेते नहीं, इनफॉर्मल अपनी इनकम छुपा लेते हैं, एंड टैक्स एग्जेम्पशन बहुत है। प्लीज सर ये टर्म अभी आगे डिफाइन भी करूंगा, इस पे ध्यान रखना, अगर मैं ना करूं तो मुझे बता देना। टैक्स एक्सपेंडिचर, और यहाँ पैरेलल इकोनॉमी का क्या मतलब है जी? ब्लैक इकोनॉमी। एंड टैक्स मशीनरी में भी बहुत ज्यादा इवेजन है, बिकॉज सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं है। सो इंडिया की टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है जी? रिलेटिवली लो है सर। सो गोइंग अहेड, राइजिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो राइज अब क्यों कर रही है जी? बिकॉज हमने टैक्सेस रैशनलाइज कर दिए, कि जो बंदे को अगर लेट्स से वो 100 रुपए कमाता है, अब उसे हम कहें 80 रुपए टैक्स दे दे भाई, वो तो भाग जाएगा, या तो मेरे को मार लो या मैं नहीं देता टैक्स। अब इस 100 रुपए वाले को बोल दिए यार तू 2.5 रुपए टैक्स दे बस, नहीं तो तेरे को तंग भी करेंगे, वो कहता छोड़ यार 2.5 रुपए दे देते। सो ऐसे हजारों करोड़ों बंदे थे जिन्होंने रैशनलाइज होने के, रेट रैशनल होने के करके टैक्स दे दिया। मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगेन जीडीपी ग्रोथ के साथ टैक्स बाउंसी हो रही है। ब्रॉडनिंग बेस मोर टैक्सेबल इकोनॉमिक एक्शंस, फॉर एग्जांपल पहले सर्विस टैक्स था ही नहीं, फिर सर्विस टैक्स आया, अब हर चीज पे जीएसटी आ गया, राइट। बेटर इन्फोर्समेंट, बेटर कंप्लायंस, ये दोनों जीएसटी के ही एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। सो राइजिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो बढ़ रही है हमारी, किस वजह से? रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्रॉडनिंग टैक्स बेस, बेटर इन्फोर्समेंट एंड बेटर कंप्लायंस, राइट सर। सो गोइंग अहेड, डायरेक्ट टैक्स कोड, जैसे हम एक जीएसटी लाए हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए वन नेशन वन टैक्स है। सो वैसे ही हम लोग एक डायरेक्ट टैक्स कोड के लिए भी एम करते हैं सर। सो ये क्या है? इट इज अ प्रपोजल, इट इज अ प्रपोजल बाय जीओआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिंप्लीफाई द डायरेक्ट टैक्स लॉज इन इंडिया। इट एम्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोविजंस एंड revise and consolidate and simplify the structure of direct tax laws. So अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं जी? एक डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड भी लेके आए, जिसकी वजह से हम लोग और टैक्सेशन को सिंपल कर सकें, कि और लोग फॉलो करें टैक्सेशन, राइट। एंड देन हमने कंट्री में क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं, कुछ जो ऑलरेडी ला चुके हैं। वेल्थ टैक्स एबॉलिश कर दिया सर, ध्यान दे लेना इस पे प्लीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018-19, एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया गया सर, बहुत कम कर दिया। अभी निर्मला मैडम ने 30% से कितना कर दिया, आप लोग बताएं प्लीज। इसको छोड़ दो, 30% से कितना हुआ अब कॉर्पोरेट टैक्स, प्लीज मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये पोअम क्या है ये मैं आगे जाके समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। देन कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? सपोज जी अब आपने एक घर खरीदा,
लेट्स से शिमला में एक फ्लैट लिया था जी आपने 10 साल पहले, आपने लिया था 20 लाख रुपए का 2010 में। 2010 में 20 लाख का लिया था, अब आपने 2020 में इसे 50 लाख रुपए का बेचा, तो आपको 30 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब इस पे टैक्स कौन देगा? So that is capital gain tax. It is tax on the gains made from buying and selling assets like land, shares, etc. Right? If the gain is made in the assets held over 3 years, 1 year for share and mutual funds, वैसे land में 3 years, it is called capital long-term capital gains tax. And short-term capital gains tax is always more to encourage investment as distinct from speculation. So अगर आप ये प्रॉफिट 2 महीने में 30 लाख कमा रहे हो तो आपको लेट्स से 15% टैक्स लगेगा। अगर आप 4 साल में कमा रहे हो तो 5% लगेगा। क्यों जी? ऐसा कि सट्टेबाजी को डिस्करेज करना है, बेटिंग को डिस्करेज करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है सर। देन फर्दर जी, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII is the index for inflation rate in the country. Central Board of Direct Taxes issues this index every year. Cost inflation index कौन इशू कर रहा है? CBDT, Central Board of Taxes. And the inflation cost is deducted from gains and the rest is taxed. So ये क्या चीज है जी? सपोज मैंने वही एग्जांपल ले लेते हैं, 20 लाख का घर लिया, 50 लाख का बेचा, 30 लाख प्रॉफिट हुआ। इसमें हमने मान लिया कि 3 साल में बेचा था, 10% इन्फ्लेशन थी, सो हर साल 10% इन्फ्लेशन को दे दिया, 2 लाख पर ईयर, तो 3 साल में कितना हुआ? 6 लाख। सो 30 लाख में से 6 लाख हम निकाल लेंगे, 24 लाख रह गया। अब ये 24 लाख पे सर टैक्स लगेगा, लेट्स से 10% था तो 2.4। सो CII बताएगा कितना परसेंट हम इन्फ्लेशन मानेंगे। CII यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, प्लीज ध्यान रखना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट, सो गोइंग फर्दर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है सर? ये हमने सोलर सेल में देखा था। मतलब कि रॉ मटेरियल पे ज्यादा ड्यूटी और फिनिश्ड गुड्स पे कम ड्यूटी। इससे होगा क्या सर? फिनिश्ड गुड पे कम ड्यूटी या टैक्स। तो इससे होगा क्या? लेट्स से कि मैं 100 रुपए का रॉ मटेरियल मंगा के चाइना से इंडिया में सोलर सेल बनाना चाहता हूँ, तो इस रॉ मटेरियल पे लेट्स से भी मेरे को 20% ड्यूटी लग गई, तो मेरे को रॉ मटेरियल 120 का मिला। लेट्स से प्रोसेसिंग कॉस्ट सेम है 30 रुपए, तो मेरा कितने का बिकेगा सोलर सेल? 150 रुपए का। अब वही फिनिश्ड सेल में मंगाता हूँ, लेट्स से 100 रुपए का ही मंगाया, 130 का मान लेते, प्रोसेसिंग कॉस्ट बीच में जोड़ लेते ना, बना बनाया है। सो अब मैंने यहाँ पे 130 रुपए का मंगाया, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ जी 5% टैक्स लग रहा है फिनिश्ड गुड पे। सो 130 रुपए का 5% कितना हुआ? लगभग 6.5 रुपए। तो अब मैं कितने का बेचूंगा? 130 प्लस 6.5, सो दैट मीन्स 136.5। राइट, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर? Because of more duty on raw material and less on finished goods, what I'll do, I'll always try to import finished goods. सस्ता सस्ता बनता है और सस्ता बिकता है, और ज्यादा बिकता है सस्ता है, तो है ना जी? बड़ी सिंपल सी बात है। तो सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस? अगर हम फिनिश्ड गुड बाहर से ही मंगा लेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो बनेगी नहीं, हम तो बस एक तरह से रीसेलर हो जाएंगे, चाइना से मंगाया और यहाँ पे बेच दिया, हमें तो बनाना आया ही नहीं सर। सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है जी? इज हायर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएरीज देन ऑन फिनिश प्रोडक्ट। सो रॉ मटेरियल पे हायर टैक्स, रॉ मटेरियल पे, और फिनिश प्रोडक्ट पे लोअर टैक्स। इससे होगा क्या जी? डोमेस्टिक इंडस्ट्री रुइन हो जाएगी। राइट सर, सो गोइंग अहेड, टैक्स एक्सपेंडिचर जो मैंने कहा था मैं समझाऊंगा जरूर। सो इसे ध्यान रखना सर, जब टैक्स एक्सपेंडिचर पे सवाल आएगा ना, तो वो लोग जरूर ऑप्शन देंगे आपको कि टैक्स एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट इन कलेक्टिंग टैक्सेस, बट ऐसा नहीं है सर। टैक्स एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जेम्पशन एंड कंसेशंस। आपने इनकम टैक्स एक्ट में सुना होगा सर, 80C, सेक्शन 80C। इसमें क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख की सेविंग कर ली, 1.5 लाख कर दिया गया आजकल लिमिट, सो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, टैक्स कम लगेगा। लेट्स से आपने डोनेशन दे दी कहीं, तो वो टैक्स से कट जाएगी। सो काफी सारे तरीके हैं जहां पे हम अपना
लीगली टैक्स कम कर सकते हैं. सो दोज काइंड ऑफ मेथड्स आर कॉल्ड टैक्स एग्जेम्पशन मेथड्स. दे आर नॉट, प्लीज ध्यान रखना, एग्जेम्पशन एंड इवेजन आर टू डिफरेंट टर्म्स. इवेजन इज इलीगल, एग्जेम्पशन इज लीगल. सो लेट्स से भाई हमने कंट्री में 100 रुपए टैक्स इकट्ठा करना था, एसेंशियली बनना था 100 रुपए, बट बना है जी 40 रुपए, बिकॉज बाकी सारे एग्जेम्पशन यूज कर गए सर. सो ये जो 60 रुपए हुआ ना, रेवेन्यू फॉर गॉन, जो रेवेन्यू आना था, रेवेन्यू फॉर गॉन बिकॉज ऑफ एग्जेम्पशन, ये जो 60 रुपए हुआ ना सर, उसको माना जाएगा टैक्स एक्सपेंडिचर. एंड ऐसा हम करते क्यों है जी? वाई डू वी अलाउ एग्जेम्पशंस ऑन टैक्सेस? Such exemptions have been justified for promoting balanced regional growth sir. कि जहां पे रीजन में कम है, फॉर एग्जांपल बद्दी को डेवलप करना था हमने, तो बद्दी में टैक्स हॉलिडे लगा दिया. अब बद्दी का क्या हाल हो गया जी? बद्दी में इंडस्ट्री लग गई. जो लोग वहां पे अपनी जमीन बेचारे 2,000 रुपए मरला बेचते थे, वो लाख 2-2 लाख रुपए मरला बेचने लग गए सर. सो दैट इज वाई. एंड कई बार सोशल रीजन होते हैं, जैसे वुमेन को कम टैक्स लगाओ प्रॉपर्टी नाम कराने पे. अब यहाँ पे क्या रूल है, अगर आदमी के नाम होएगी प्रॉपर्टी तो सर 6% ड्यूटी लगेगी, वुमेन के नाम होएगी तो 2% लगेगी. सो हर कोई 2%, 4% बचाने के लिए वुमेन के नाम करा देता है. इससे क्या होता है, जब घर जनानी के नाम होगा तो आप उसे निकाल नहीं सकते सर. सो हमने क्या करा, टैक्स छोड़ के सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, या फिर स्टार्टअप को ब्रेक दे दिया. कोई बात नहीं, आप कंपनी खोल लो, लोगों को नौकरियां दो, हम आपसे टैक्स कम लेंगे या नहीं लेंगे, राइट. देन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. ये सर टैक्स में बड़ी बुरी बात है कि लेट्स से ये रहा जी इंडिया, ये इंडिया है जी. अब यहाँ पे लेट्स से टैक्स है जी 30% प्रॉफिट पे, और ये रहा जी थाईलैंड. ऐसे ही बना रहा हूँ, ये ना कहना सर ये तो यहाँ होना चाहिए. जस्ट एन एग्जाम्पल, मलेशिया मान लेते हैं इसे. मलेशिया, थाईलैंड में थोड़ा गलत फीलिंग आ जाती है, राइट. सो मलेशिया में लेट्स से जी प्रॉफिट है 2% या 1% मान लेते हैं. अब मैंने यहाँ इंडिया में 100 रुपए कमाए तो मुझे 30 रुपए सरकार को देने पड़े, यहाँ 100 रुपए कमाए तो मुझे 1 रुपया सरकार को देना पड़ा. सो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मेरी कोका कोला की कंपनी है, मेरा ऑफिस कोका कोला का इंडिया में भी है, मेरा ऑफिस कोका कोला का मलेशिया में भी है सर. सो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी ही दोनों कंपनी है, कोका कोला एक यहाँ पे, एक कोका कोला यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले कोका कोला जो इंडिया में है, इससे क्या करूंगा, इसको लेट्स से भी कोका कोला बनाने में आलू लगते हैं, पेप्सी बनाने में आलू लगते हैं. सो मैं क्या करूंगा सर, आलू दिखाऊंगा कि इसने, मलेशिया वाले ने बेचे इंडिया वाले को, और वो आलू थे जी 10 लाख रुपए किलो. सो इस कोका कोला जो इंडिया में था, इनके लिए क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया. और जो मलेशिया वाले ने 10 लाख रुपए किलो आलू बेचे सर, जो वैसे 10-20 रुपए किलो होने चाहिए, वो 10 लाख रुपए किलो बेचे, तो मलेशिया वाले का प्रॉफिट बढ़ गया. तो मैंने क्या करा, जहां पे मेरी सेल हुई थी ज्यादा कोका कोला की, वहां से प्रॉफिट हटा के ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जहां पे टैक्स कम था. ऐसा क्यों करा, अगर मैं इंडिया में प्रॉफिट शो कर देता तो मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ना था. मैंने मलेशिया में शिफ्ट कर दिया सर प्रॉफिट. सो व्हाट डिड आई डू, आई eroded द बेस वेयर आई सोल्ड एंड शिफ्टेड द प्रॉफिट टू अ लोअर टैक्स डेस्टिनेशन. और इसे हम कहते हैं टैक्स हेवन. जहां पे टैक्स बहुत कम हो या बिल्कुल नील के आसपास हो, उसे हम बोलते हैं टैक्स हेवन, राइट. सो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बेसिकली क्या है, ये एमएनसी ज्यादातर करती हैं. कई बार हमारे हिंदुस्तानी भाई भी करते हैं. जैसे बद्दी में कई लोगों ने क्या करा, बद्दी में जी सर टैक्स हॉलिडे लग गया कि अगर आपकी कंपनी बद्दी में है तो आपको टैक्स नहीं देना सर. तो चंडीगढ़ में होने वाले कई कंपनियों ने क्या करा, एक छोटा सा ऑफिस ले लिया नकली सा, और यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस बद्दी. सो मेरी चंडीगढ़ में बनी हुई फैक्ट्री, उसका एड्रेस कहाँ हो गया ऑफिशियली बद्दी. सो मुझे कोई टैक्स देना नहीं. सो अगेन ये विद इन कंट्री भी हो सकता है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. बट जनरली इसकी बात हम एमएनसीज के रिगार्ड में और कंट्रीज के रिगार्ड में करते हैं, राइट. गॉट द आइडिया. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बीईपीएस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. Some companies that shift base by registering in tax havens are globally renowned
ones like Apple, Facebook, ये सारे सारे चोर है सर, सारे के सारे चोर हैं। इट इज कॉल्ड BEPS। शायद मेरी वीडियो ही ना आने दे कि हमें चोर बोल रहे हैं यार। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं यार, ये तो बिजनेस है, कॉमर्स है ना। सो इट इज कॉल्ड BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, which refers to tax planning। सर देखो कितना मॉडेस्ट नाम दिया है। Strategies that exploit gaps in tax rules to artificially shift profits to low or no tax locations, जो हमने एग्जांपल में बात करी। द अदर टाइप इज शेल कंपनी, जो मैंने बद्दी वाला एग्जांपल दिया कि बद्दी में थी नहीं एक्चुअली कंपनी, वो छोटा सा ऐसे ही दफ्तर सा खोल लिया, बोल दिया कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस बद्दी में है, राइट। सो शेल कंपनी, शेल डायरेक्टर। आप में से तो कोई नहीं है शेल कंपनी का शेल डायरेक्टर, देख लेना भाई, राइट। सो गोइंग अहेड, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब ये अगेन फिर से मेरा फेवरेट मैप बनाते हैं जी, आप लोग भी सीख लेना, मेरी तो थोड़ी ड्राइंग गंदी है, आपकी अच्छी होगी, है ना। सो इंडिया, फिर से हमने बना दिया यहाँ पे कहीं मलेशिया, यहाँ होना चाहिए आई नो, बट कोई बात नहीं, मलेशिया सर। सो अब एक बंदा डबल टैक्सेशन क्या करता है सर, सपोज यहाँ पे सामान बेचता है, मलेशिया का बंदा ऑनेस्ट आदमी है, लेट्स से ए आदमी है, ये मलेशिया का सामान इंडिया में बेचता है, तो इंडिया इसे लगा देता है सेल्स टैक्स, एंड क्योंकि मलेशिया में भी सेल हुई तो यहाँ पे भी सेल्स टैक्स, और ऊपर से क्योंकि मलेशिया से सेल हुई यहाँ पे भी सेल्स टैक्स, और इनकम टैक्स तो लग ही रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट टैक्स लग गया। सो इस बंदे की कमाई 2 बार टैक्स हो रही है सर। सो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, नहीं तो बंदा एक्सपोर्ट करने के लिए डिस्करेज हो जाएगा। सो डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए देर आर DTAs, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइंड, विच आर फॉर अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन। ये किस लिए था जी, दे आर फेयर कि 2 बारी टैक्स ना हो, एंड ऑल्सो विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। बट इनमें क्या दिक्कत है सर, यहाँ पे भी चोरी चलाकी है, क्या है जी, DTAs आर लीडिंग टू राउंड ट्रिपिंग सर। कि अब मुझे पता है कि इंडिया की DTA है कि मलेशिया से आने वाली इन्वेस्टमेंट पे मलेशिया ही टैक्स लगाएगा, हम इंडिया में 0% लगाएंगे, इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर मलेशिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है जी, राइट। मलेशिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और मलेशिया में एज इट इज ही मान लो कि 1% ही टैक्स है। सो अब क्या होता है जी, अब US से बंदे ने पैसे लगाने इंडिया में, ये डायरेक्ट लगाएगा तो इस पर 30% टैक्स पड़ेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक दफ्तर सा खोल लेगा, एक कमरा ले लेगा रेंट पे और बोल देगा मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे, और यहाँ से घुमा के पैसा लेके आएगा यहाँ पे, क्योंकि मलेशिया से आए हुए पैसे पे क्या होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जापान से किसी ने इन्वेस्ट करना है, वो भी राउंड ट्रिप मार के आएगा इंडिया में। तो ऐसा देखा गया था कुछ साल पहले तक कि इतना छोटा सा मलेशिया है, अबाउट 75 से 80% इंडिया में इन्वेस्टमेंट यहाँ से आ रही थी। तो क्या मलेशिया में इतना पैसा था, वो नहीं सर, सारे लोग इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे सर, एक्सप्लॉइट कर रहे थे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राइट। मॉरिशियस, सॉरी नॉट मलेशिया, प्लीज रिमेंबर द नेम, मॉरिशियस इट वाज द टैक्स हेवन, जहां से 75-80% आ रहा था पैसा। मॉरिशियस, सिंगापुर एंड सिप्रस were actually the tax havens and the avenues for round tripping investment into India. Then limitation of or benefits, DTA should be used for right purpose, सिर्फ ऑनेस्ट आदमी का डबल टैक्स बचाने के लिए, राउंड ट्रिपिंग के लिए नहीं होना चाहिए, राइट। ट्रीटी शॉपिंग इज, व्हाट इज ट्रीटी शॉपिंग, ट्रीटी शॉपिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। होता क्या है जी, इट इज व्हेन डिफरेंट DTAs हैव different levels of concession, choosing the DTA that offers the best terms for maximum gains। अब मैंने देखा जी, इंडिया में इन्वेस्ट करना है मैंने पैसा, मैंने देखा मॉरिशियस, सिप्रस एंड मेरे पास सिंगापुर, 3 जगह से मैंने देखा इनकी कैसी एग्रीमेंट है, इनकी कैसी एग्रीमेंट है, इनकी कैसी एग्रीमेंट है। तो मैंने देखा जी सिप्रस की, साइप्रस की सबसे अच्छी है, तो मैंने यहाँ से घुमा दिया। सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम ट्रीटी शॉपिंग सर, राइट। देन अब इसका क्या करें कि ऐसा ना हो सके, तो हमने एक दवाई निकाली, इस दवाई को बोलते हैं सर, इस दवाई को बोलते हैं सर गार,
जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये उस घुमाई फिराई और टैक्स चालाकी की रोक के लिए था सर। So it allows tax officials to deny tax benefits if a deal is found without any commercial purpose other than tax avoidance. Thus, it seeks to prevent tax evasion in guise of tax planning. So ये गार रूल ने क्या पावर दे दी सर? ये मेरे भाई लोग, बड़े भाई लोग प्लीज सुन लेना, समझ आ जाएगा, गलत नहीं पढ़ाया करते, है ना, ऊपर वाला सब देखता होता है। सो गार बेसिकली क्या पावर दे रहा है कि अब लेट्स से अगेन, फिर से मेरा फेवरेट मैप, गंदी ड्राइंग, एक्सक्यूज अगेन। सो इंडिया, और यहाँ पे फिर यहाँ होना चाहिए बट मलेशिया और मॉरिशियस, सॉरी। सो मॉरिशियस से लेट्स से भाई यूएस, अब यूएस के बंदे ने इंडिया में इन्वेस्ट करना है, बट ये क्या करता है, लेट्स से इसने यहाँ पे इंडिया में एप्पल के फोन बेचने हैं, एप्पल की सप्लाई लगानी है, बट डायरेक्ट बेचेगा तो इस पर टैक्स लगेगा। सो ये क्या करता है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, एप्पल फोन रहने दो बिकॉज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, इसने टी शर्ट्स बेचनी है सर, अगर यहाँ से डायरेक्ट भेजेगा यूएस से तो 30% टैक्स लगेगा। सो इसकी फैक्ट्री यहीं पे है यूएस में, एलएच से टैक्सेस में है, बट ये क्या करता है, यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस ले लेता है, बोलता है ये देखो जी मेरी कंपनी तो यहाँ पे मॉरिशियस में, सो इसको टैक्स लगता है 0%। सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, टैक्स हमारा जो 30% था वो मारा गया, जो हमारे गरीबों में बटना था वो मारा गया। सो हमने इसका इलाज निकाला, गार। गार इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। सो हमने टैक्स ऑफिशियल को पावर दे दी कि वो इंस्पेक्ट कर सकें कि इसने मॉरिशियस में ऑफिस क्यों खोला, क्या ये मॉरिशियस वाले लोगों को नौकरी दे रहा है, क्या ये मॉरिशियस में फैक्ट्री खोल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप फैक्ट्री मॉरिशियस से बनाओ, हमारा रूल है, आप लो टैक्स रिबेट, कोई बात नहीं, हम मॉरिशियस से अपने हिसाब देख लेंगे। बट टैक्स ऑफिशियल ने वहां पे जाके देखा कि वो रूम के अंदर तो बस 2-4 एसी से लगे हैं और कोई टी शर्ट वी शर्ट तो बन ही नहीं रही, टी शर्ट तो सिर्फ यूएस से ही आती है, भाई यहाँ पे प्लेन लैंड करता है, उड़ के फिर इंडिया ले जाता है। सो हमने क्या देखा, ये जो ऑफिस खोला हुआ है, दिस हैज नो अदर पर्पस, नो अदर पर्पस अदर देन ओनली टैक्स अवॉइडेंस। सो हमने टैक्स ऑफिशियल को पावर दे दी कि अगर तुम्हें ऐसा बंदा मिल गया जो सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस, नो अदर पर्पस के लिए यहाँ पे बैठा है, सो इसको टैक्स बेनिफिट जो डबल डीटीएए का था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का था, वो इस बंदे को ना दो। कि हम क्या मानेंगे कि तेरा भाई प्लेस ऑफ बिजनेस यही है, तो यूएस से काम कर रहा है, ये तो धोखा दे रहा है हमें, राइट। सो दिस इज कॉल्ड that it allows tax officials to deny tax benefits, right? एंड ये कब आया सर, ये 2017 में लेके आए थे हम लोग, 1 अप्रैल 2017। एचएस वाले भाई ना, तरीकों पे प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तरीकें डायरेक्ट डायरेक्ट पूछी जाती हैं प्लीज, राइट। देन वही बात, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी वही बात है, टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनीज। यहाँ पे बद्दी की बात करते हैं। सो बद्दी में मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस खुलवा दिया था, फैक्ट्री कहाँ थी मेरी, चंडीगढ़। सो बट फैक्ट्री कहाँ है, काम कहाँ चल रहा है, टी शर्ट कहाँ बन रही है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ बन रही है, चंडीगढ़ में। पर यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ऐसी ऑफिस खोला, रद्दी सा। सो मेरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, चंडीगढ़ में। तो टैक्स कहाँ लगना चाहिए, रेजिडेंशियल कहाँ का हूं मैं, चंडीगढ़ का जी। सो टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनीज, द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2015 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोअम या प्लेस ऑफ effective management, sir. So if a company's place of effective management is India, it will be treated as an Indian resident and its global income will be taxable in India. So let's say मैंने कंपनी तो इंडिया में खोली थी सर, इंडिया में, बट मैंने शो क्या कर दिया कि मैं तो जी ज्यादा सामान मॉरिशियस में मेरी कंपनी है, हेड ऑफिस मेरा मॉरिशियस है, रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा मॉरिशियस है, मेरे से टैक्स यहाँ मत लो। बट हमने क्या देखा कि आपकी प्रोडक्शन भी इंडिया में होती है, आपने नौकरी भी यहाँ के लोगों को रखा हुआ है, आप बेचते भी यहाँ पे सर, बस एक टैक्स बचाने के लिए यहाँ पे गए हुए हैं। तो हमने पीछे क्या सीखा था, इसके लिए गार रूल बनाए, उसको अप्लाई करने के लिए एक और कंसेप्ट लेके आए, प्लेस ऑफ
इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि जहां पे मैनेजमेंट है आपकी कंपनी की अगर इंडिया में है तो इंडिया में टैक्स लगेगा सर। देन एक और चोरी का तरीका सर, ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें कोका कोला वाला एग्जांपल फिर से यूज कर लेते हैं। सो कोका कोला वाले ने क्या करा, इंडिया, कोका कोला इंडिया एंड कोका कोला, लेट्स से अब सिंगापुर ले लेते हैं, बहुत बदनाम कर लिया हमने मॉरिशियस को। सो कोका कोला सिंगापुर। सो अगेन वही, इधर टैक्स था ज्यादा इंडिया में 30%, यहाँ पे था लेट्स से जी 1%। तो मैंने क्या करा, रॉ मटेरियल यहाँ से इंडिया वाले को बहुत महंगा बेच दिया, आलू ही 10 लाख रुपए किलो बेच दिया। तो इंडिया वाले यूनिट का प्रॉफिट हो गया कम, सिंगापुर वाले का हो गया ज्यादा। यहाँ पे लगा टैक्स कम, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट शो ही नहीं करा। आलू इतने महंगे खरीद लिए कि मेरा 0 रुपीज प्रॉफिट आया, ले लो टैक्स। प्रॉफिट ही ने टैक्स कैसे लोगे। पर यहाँ पे बढ़ा लिया, यहाँ पे 100 रुपये आना था, यहाँ पे लेट्स से 1000 रुपये कर लिया। बट यहाँ पे 1000 रुपये टैक्स कितना लगा, ओनली 1%। 1% मतलब 10 रुपये। सो आई डोंट माइंड। इंडिया में 1000 रुपये प्रॉफिट हो, 300 रुपये टैक्स लगना सर। सो मैंने 290 रुपये बचा लिए। सो ट्रांसफर प्राइसिंग विद इन सब्सिडरीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सर, राइट। और ये बेसिकली क्या एम करते हैं कि जौन सी कंट्रीज में कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स रेट हाई हो, वहां से प्रॉफिट हटा के ट्रांसफर कर दो टू एन एंटिटी। जो ये डायग्राम बहुत ब्यूटीफुली बता रहा है सर आपको कि हाई टैक्स कंट्री से लेके प्रॉफिट इधर शिफ्ट कर दो, ट्रांसफर प्राइस कर दो। ट्रांसफर प्राइस क्या करा हमने, रॉ मटेरियल महंगा खरीद के प्राइस इधर शिफ्ट कर दिया, प्रॉफिट इधर शिफ्ट कर दिया सर, राइट। देन इसी का एक और सोल्यूशन निकाला हमने जी, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, कि कोका कोला इंडिया एंड कोका कोला सिंगापुर जब आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये पहले ही एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बना लेंगे कि लेट्स से भी 1 साल का एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है कि 2020 में कोका कोला इंडिया एंड कोका कोला सिंगापुर अगर आपस में आलू बेचेंगे या खरीदेंगे तो 40 रुपए पर केजी से ऊपर नहीं खरीद सकते सर। तो पहले से ये टैक्स एग्रीमेंट किसके बीच में होएगा, एग्रीमेंट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी। तो इंडिया कोका कोला इंडिया से बात कर लेगा, किसी भी सब्सिडरी से बेटा अगर तू आलू खरीद देगा अपनी, सो हमें ये बता कि 40 रुपए किलो से ज्यादा नहीं खरीद सकते, राइट। सो पहले ही टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी एग्री कर लेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग वाली चोरी ना हो सके सर, राइट। सो गोइंग फर्दर कि काइंड्स ऑफ टैक्सेस पे आ गए हम लोग, टोबिन टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, पिगोवियन टैक्स भी आएगा आगे। सो दीज आर सर्टन नेम्स विच वी शुड नो, but we'll talk about them in the next class. Why so? Because sir, again economics is a heavy subject, so थोड़ा सा स्लो चलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कोई भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट कर देना और आंसर जरूर कमेंट करना सर प्लीज। I request you again, comment your answers. If you don't do that, I feel a little demotivated. So thank you so much for watching. Until next time, bye bye.